हाय हेलो एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर में एक थियरी है एमएम अप्रोच, मॉडिग्लियानी मिलर अप्रोच। तो कैपिटल स्ट्रक्चर थियरी में सो फार वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड नेट इनकम अप्रोच, ट्रेडिशनल अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। नाउ द लास्ट थियरी मॉडिग्लियानी मिलर अप्रोच, जिसको हम लोग एमएम अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। ओके, सबसे पहली बात कि ये एम एम स्टैंड्स फॉर, एम एम स्टैंड्स फॉर मॉडिग्लियानी मिलर्स। ये दो अलग अलग इकोनॉमिक्स थे। ये इन्होंने बहुत सारे रिसर्च दिए हैं, हमारे कंट्रीब्यूट किए हैं हमारे कॉमर्स फील्ड में भी, एफएम में, इकोनॉमिक्स में। तो इनका नाम आपने ऑलरेडी इकोनॉमिक्स में भी पढ़ चुके होंगे प्रोबेबली। ये जो मॉडिग्लियानी और मिलर है, ये इनका लास्ट नेम है। मॉडिग्लियानी का पूरा नाम है फ्रैंको मॉडिग्लियानी और मिलर का पूरा नाम है मर्टन मिलर। इनका लास्ट नेम लिया गया मॉडिग्लियानी एंड मिलर, और इससे ही ये मॉडल बना है मॉडिग्लियानी मिलर अप्रोच। ओके, वैसे ये दोनों बहुत बड़े हस्ती थे, बहुत जगह, बहुत फील्ड में इन्होंने कंट्रीब्यूट किया अपने रिसर्च का, और इनको ना इनवाइट करके बुलाया जाता था कि आप इस टॉपिक पर रिसर्च करें। मतलब जितने भी उस दौर में कंटेम्प्रेरी टॉपिक्स होते थे उनमें इनको रिसर्च करने के लिए बुलाया जाता, इनवाइट किया जाता था, जिसमें से एक टॉपिक ये भी था कैपिटल स्ट्रक्चर का। तो कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी को जब इन्होंने स्टडी किया, तो इन्होंने पूरे ओवरऑल स्टडी करने के बाद नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच को इन्होंने बोला कि हाँ, ये टू एन एक्सटेंट ये सही है, बट ये सब सिर्फ थियोरेटिकली है, प्रैक्टिकली अगर हम करेंगे तो ये कुछ और हो सकता है। तो उन्होंने फिर उस पर और ज़्यादा फर्दर रिसर्च किया और फिर प्रूव किया इसी चीज़ को। तो बेसिकली नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में जो हम पढ़ते हैं, सेम वही चीज़ यहाँ भी हमको बताया जाता है कि जिस तरह लेवरेज इंक्रीज किया जाएगा ना, मतलब हम अपने कैपिटल में ज़्यादा डेट इन्वॉल्व अगर करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर में, तो रिस्क बढ़ता जाता है एंड दिस लीड्स टू इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ द फर्म। तो इसी चीज़ को इन्होंने प्रपोज किया, फिर से वापस से प्रूव करने के लिए इन्होंने दोबारा प्रपोज किया, लेकिन इन्होंने कुछ अलग से अजम्पशंस लिए। इनके अजम्पशंस क्या हैं, पहले हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं ना। इनके अजम्पशंस अगर हम लोग देखें तो इन्होंने पहला अज्यूम किया कि कैपिटल मार्केट जो है ना, ये परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है ना। व्हाट इज परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का यहाँ पर फाइनेंशियल मार्केट में कहने का सेंस ना, कि जो इंफॉर्मेशन कंपनीज के पास है, सेम इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर्स के पास भी है। इन्वेस्टर्स का एक स्टेटस जो भी है, उनका स्टेटस वो बैंक्स के पास, मनी लेंडर्स, कंपनीज, सबको सबके बारे में पता है। यानी कि कंपनी जो है वो, ये बैंक जो है वो कंपनी को भी लोन दे सकती हैं, एज वेल एज जो इंडिविजुअल्स हैं उनको भी लोन देती हैं। तो इस तरह से ये परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है। यहाँ कहने का मतलब यही बनता है इसका कि कॉम्पिटिटिव मार्केट है, यानी एवरीबडी नोज एवरीथिंग। वो इन्फॉर्मेशन जो है ना, कुछ भी ऐसा नहीं है कि कॉन्फिडेंशियल है, वो सबके लिए अवेलेबल होता है। नेक्स्ट अजम्पशन इन्होंने लिया रैशनल इन्वेस्टर्स। जो ये इन्वेस्टर्स होते हैं ना, ये बहुत समझदार होते हैं। ये इनको सब कुछ पता होता है। ये बहुत, इनको पता है कि हाँ, किस जगह पैसा लगाएंगे तो हमारा फ़ायदा होगा, किस जगह पैसा लगाने से हमारा नुकसान हो सकता है, हमें कहाँ से फंड की अरेंजमेंट करनी चाहिए, अगर हम एक जगह पैसा लगा रहे हैं तो वहाँ कितना रिटर्न आ रहा है, दूसरे जगह लगाएंगे तो वहाँ कितना रिटर्न आएगा। तो ये कंपेयर करके, बहुत सोच समझ करके, जहाँ इनका फ़ायदा हो ये वहाँ इन्वेस्ट करेंगे। तो ऐसा अजम्पशन किया कि सारे इन्वेस्टर्स जो होते हैं ना, वो बहुत रैशनली इन्वेस्ट करते हैं। नेक्स्ट अजम्पशन उन्होंने लिया कि होमोजीनियस एक्सपेक्टेशंस ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। जितने भी जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होंगे, उन सब का एक्सपेक्टेशन एक कंपनी में एक ही जैसा होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये एक्सपेक्टेशंस जो होता है ना, ये कहाँ से आता है, कैसे आता है? ये एक्सपेक्टेशंस होता है मार्केट को देख करके। अगर ना
मैं कहीं जाऊँ, मैं कहीं इन्वेस्ट करूँ, तो किसी एक कंपनी में अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो मेरा एक कुछ एक्सपेक्टेशंस होता है। तो वो एक्सपेक्टेशन कहाँ से फॉर्म हुआ, वो कैसे बन गया? तो हमारा एक्सपेक्टेशन बनता है कि हम मार्केट में किसी और कंपनीज़ को देखते हैं, बाकी सारी कंपनियाँ, कि वो क्या पे आउट दे रही हैं, कितना रिटर्न दे रही हैं। तो इस तरह हमारा एक्सपेक्टेशन बन जाता है कि फ़ाइन, अगर हम ये ABCD कंपनी में अगर हम पैसे लगा रहे हैं तो हमें कम से कम मिनिमम इतना रिटर्न तो मिलना ही चाहिए। नेक्स्ट, firms can be grouped into equivalent risk classes on the basis of their business risk. ये जितने भी फर्म्स हैं ना, अब एक जैसे साइज की फर्म हैं, एक जैसे काम कर रहे हैं, एक ही रिस्क है, तो इनका जो होगा ना, उनको एक ग्रुप बना दिया जाता है। अच्छा ठीक है, ये एक ग्रुप के कंपनियां हैं। वैसे ही दूसरी कंपनियां होंगी जो एक साइज, या साइज कहने का मतलब है कि उनका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो इक्विवेलेंट, एक ही ऑलमोस्ट इक्वल साइज के होंगे सब, और उनका साइज ऑफ बिजनेस भी सेम होगा और एक ही काम में इन्वॉल्व है, उनका रिस्क भी सेम है, तो उनको एक ग्रुप बनाकर रखा जा सकता है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दीज अजम्पशंस, जो बेसिक अजम्पशंस कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए लिए गए थे वो सारे वैलिड हैं अभी भी। तो उनमें एक अजम्पशन था कि देयर आर नो टैक्सेस, मतलब मार्केट में कोई टैक्स सिस्टम है ही नहीं, कोई टैक्स रिजाइन फॉर्म हुआ ही नहीं है, और कोई भी ये जो फ्लोटेशन कॉस्ट है ये नील है, कुछ भी नहीं। ये बेसिक अजम्पशंस हैं कैपिटल स्ट्रक्चर थियोरी के, तो वो सारे भी इसमें वैलिड है। तो इन द ईयर 1958 मॉडिग्लियानी और मिलर, इन्होंने ये अजम्पशंस के बेसिस पर दो प्रोपोजिशंस दिए उन्होंने। पहला उन्होंने कहा कि इफ देयर इज नो टैक्स, अच्छा ये जो प्रोपोजिशन जो पहले उन्होंने प्रपोज किया था ये अंडर नो टैक्स सिस्टम में था, व्हेन देयर इज नो टैक्स। व्हेन देयर इज नो टैक्स, तो उन्होंने प्रपोज किया, प्रोपोजिशन 1 कहा उन्होंने कि वैल्यू ऑफ फर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कैपिटल के स्ट्रक्चर में आप पूरे पैसे इक्विटी के इन्वॉल्व करें, या आप कुछ कॉम्बिनेशन बना लें, इक्विटी के साथ डेट कंबाइन करके आप अपना कैपिटल फॉर्म कर लें, यानी आप अपने जो कैपिटल को बिल्डअप करेंगे ना, तो आप जैसा चाहे वैसा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, उससे आपके वैल्यू ऑफ फर्म में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ वैल्यू ऑफ फर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर अगर कहते हैं तो इनडायरेक्टली वो ये कह रहे हैं ना कि आप अगर अनलिवर्ड फर्म रहेंगे तो जो वैल्यू आपका आएगा, वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म विल बी इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म, यानी आप लेवरेज कर रखे हैं अपने कैपिटल को फॉर्म करने में, डेट भी उसमें इन्वॉल्व करके रखे हुए हैं, तो लेवरेज होता है वो। तो आपका जो कैपिटल बना हुआ है जिसमें इक्विटी भी इन्वॉल्व है, डेट भी इन्वॉल्व है, मान लेते हैं आपको 10 लाख रुपए की कैपिटल की ज़रूरत है और आपने 6 लाख रुपए इक्विटी से अरेंज किया है और 4 लाख रुपए आपने लोन ले रखा है या डेट से, डिबेंचर होल्डर से ले रखा है, तो इसे कहते हैं लेवरेज करना। तो आपने लिवर्ड फर्म का जो कैपिटल स्ट्रक्चर होगा उससे जो फर्म का वैल्यूएशन आएगा, और एक अनलिवर्ड फर्म यानी ऐसी कंपनियां जिसमें सिर्फ इक्विटी का पैसा लगा है, तो इन दोनों केसेस में वैल्यू ऑफ फर्म सेम होना चाहिए, सेम ही होगा, सेम ही रहेगा, क्योंकि इस लाइन का मतलब तो यही हो गया ना, वैल्यू ऑफ फर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर आप जो भी ले लें आपका वैल्यू ऑफ फर्म जो होगा ना वो सेम आएगा। तो सर सेम कैसे हो सकता है? याद रखिए ये अजम्पशन में इन्होंने बोला है कि होमोजीनियस एक्सपेक्टेशंस ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, और इन्होंने ना ग्रुप बना लिया पहले कि ये रिस्क क्लास है, सेम रिस्क क्लास के अगर हैं कंपनियां तो सारी कंपनियां एक ही जैसी हैं, तो इन दोनों के बेसिस पर तो वैल्यू तो सर दोनों का सेम होना चाहिए। यस, इनका पहला प्रोपोजिशन यही था। दूसरा, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न जो होता है ना इक्विटी शेयर होल्डर्स का, ERR on equity increases linearly
एज अ फंक्शन ऑफ इट्स डेट इक्विटी रेशियो। अगर आप कंपनी में डेट इन्वॉल्व करेंगे तो क्या होता है कि एक रिस्क आ जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स पे। कैसे रिस्क आ जाता है? सिंपल सा है कि आपने डेट इन्वॉल्व किया कैपिटल के स्ट्रक्चर में, यानी आप लोन ले लिए। लोन अगर हम ले लेते हैं तो उसके ऊपर हमको इंटरेस्ट देना है। इंटरेस्ट एक ऐसा, मतलब इंटरेस्ट जो है ये कॉस्ट ऑफ डेट है। आपकी कंपनी की प्रॉफिट हो या ना हो, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको इंटरेस्ट अदा करनी होगी। तो अगर मान लेते हैं आपकी कंपनी जो है ना कमा रही है, अच्छी अर्न कर रही है, अच्छी प्रॉफिट्स में है, तो आप इंटरेस्ट ईजिली पे कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर नहीं कर पाए तो क्या? तो क्या होता है कि डेट वालों को इंटरेस्ट तो देना ही है आप, तो आप कहाँ से देंगे? ये इक्विटी वाले ही होते हैं जिनको ये बेयर करना पड़ेगा, ये कॉस्ट उठाना होगा। इनके कैपिटल से उठा के देना पड़ेगा या इनके पॉकेट से निकलेगा ये पैसा। तो इक्विटी शेयर होल्डर पर एक रिस्क आ जाता है। तो जैसे ही ये रिस्क अज्यूम कर देना कि अरे हमारे ऊपर तो रिस्क पड़ रहा है बिजनेस में, हमारा पैसा लगा है, हमारा पैसा डूब सकता है, हमारे पैसे से ये इंटरेस्ट देंगे। तो जब ये रिस्क अज्यूम करने लगते हैं ना, तो जैसे जैसे आप कंपनी में डेट बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे वैसे ये ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा रिस्क अज्यूम करेंगे। इस वजह से उनका एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ने लगता है। हम लोग ये नॉर्मली जानते हैं कि हाई रिस्क हाई रिटर्न। तो जाहिर बात है जब रिस्क बढ़ता है तो पीपल विल अज्यूम कि उनको रिटर्न भी ज़्यादा मिलना चाहिए। इसी वजह से यहाँ पर बताया गया कि एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी इंक्रीजेस लीनियरली एज ए फंक्शन ऑफ डेट इक्विटी रेशियो। और इसको उन्होंने एक फॉर्मुलेट करके बताया। KE stands for cost of equity. Cost of equity is equals to KO. KO means stands for overall cost. KO is overall cost plus within bracket overall cost minus cost of debt multiplied by debt divided by equity. ये डेट इक्विटी रेशियो है इनफैक्ट। तो इस तरह से उन्होंने प्रोपोजिशन दिया है। अब हम क्या करेंगे कि हम इसी प्रोपोजिशंस पर एक एग्जाम्पल लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और फिर हम लोग समझते हैं कि इसके बाद क्या होता है ना। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और अप्रोच के अजम्पशंस को चेक करते हैं कि क्या उन्होंने जो बताया है, जो उन्होंने प्रपोज किया है प्रोपोजिशंस, उनके राइट है या रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि ये ABC लिमिटेड और XYZ लिमिटेड, ये एक ही साइज की कंपनी है और सेम बिजनेस में है, सेम रिस्क इन्वॉल्व करती है। उनका अजम्पशन था कि एक ग्रुप बना होता है ना रिस्क वालों का, तो हम यही अज्यूम कर रहे थे कि ये सेम ग्रुप से हैं। ओके, और दोनों का अर्निंग्स बिफोर टैक्स सेम है। अगर 1 लाख ये भी कंपनी कमाती है, 1 लाख ये भी कमा रही है, फाइन। यहाँ पर एक कंपनी में हम लोगों ने इंटरेस्ट माइनस नहीं किया है और एक कंपनी में हम लोगों ने इंटरेस्ट माइनस किया है, यानी कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि इसमें से एक लिवर्ड कंपनी है और दूसरी अनलिवर्ड कंपनी है। तो कौन सी कंपनी इसमें लिवर्ड है और कौन सी अनलिवर्ड है, ये आप लोग इजीली गेस कर सकते हैं। इसमें जाहिर बात है इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है XYZ लिमिटेड को, तो लोन XYZ ने ले रखा है, ये लिवर्ड कंपनी है, ये लिवर्ड है और ABC अनलिवर्ड है। ओके फाइन। उसके बाद तो ABC को कोई इंटरेस्ट पे करने की ज़रूरत नहीं है। 1 लाख में से नो इंटरेस्ट वॉज डिडक्टेड, तो उनका अर्निंग्स बिफोर टैक्स 1 लाख बचा। वहाँ पर XYZ लिमिटेड जो कि लिवर्ड है, उनको इंटरेस्ट देना पड़ा है 10%, जो कि 20,000 आता है, या उनका 80,000 बचता है अर्निंग्स बिफोर टैक्स। फाइन। अजम्पशंस में फिर वापस जाएं तो अजम्पशंस में लिया गया है कि देयर इज़ नो टैक्स। तो अगर नो टैक्स है तो यहाँ पर टैक्स होना भी नहीं चाहिए, तो हम लोगों ने टैक्स स्किप किया है, यहाँ कोई टैक्स नहीं है, ब्लैंक। सो वट एवर अमाउंट लेफ्ट इज अर्निंग्स आफ्टर टैक्स विच वुड गो टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब ये इनको जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स को ये सारा पैसा चला जाएगा। ओके फाइन। हम एक और अजम्पशन हम ले रहे हैं कि मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट 20% है। 20% मार्केट में बताया ना भी आपके
वो होमोजीनियस एक्सपेक्टेशन थोड़े देर पहले कि जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनका एक परसेप्शन जो बनता है दूसरी कंपनियों को देख करके बनता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो शेयर होल्डर्स हैं इनका कैपिटलाइजेशन रेट है 20%, यानी यही हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी बन गया। फाइन, तो क्या हम वैल्यू ऑफ द फर्म बना सकते हैं? हाँ, वैल्यू ऑफ फर्म बता सकते हैं। वैल्यू ऑफ फर्म कैसा बनता है? मार्केट वैल्यू ऑफ डेट्स या डिबेंचर्स मान लेते हैं, इन्होंने डिबेंचर से पैसा लिया है, और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना आएगा? ये हम लोग दोनों को जोड़ देते हैं तो हमारा हो जाता है वैल्यू ऑफ द फर्म। ना मार्केट वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स, एबीसी लिमिटेड में तो कोई इंटरेस्ट उन्होंने पे किया ही नहीं है, दैट मीन्स उनके पास क्या कोई डिबेंचर है? नो। पर दूसरी तरफ XYZ लिमिटेड, उन्होंने इंटरेस्ट पे किया है 20,000, और इंटरेस्ट के आगे हम लोगों ने लिखा था 10%। ये ऐसा अजम्पशन है, ये जस्ट अज्यूम करके ये फ्रेम किया गया है। तो 10% इंटरेस्ट अगर 20,000 है तो 100% यानी कि आपका लोन अमाउंट कितना होगा आप कैलकुलेट खुद से कर सकते हैं। 20,000 डिवाइडेड बाई 10%, दैट वुड गिव यू रुपीज 2 लाख। ओके, नाउ मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। यहाँ पर इक्विटी वालों का ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि हम 20% कमाएंगे, यानी कि हम जितना भी कमा करके देंगे अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को, इनको ये लगेगा कि ये 20% है। तो जाहिर बात है फॉर ABC लिमिटेड ये 1 लाख रुपए को वो अज्यूम करेंगे कि 20% है। अगर ये 1 लाख 20% है तो मार्केट वैल्यू फिर क्या हो गया? तो 1 लाख डिवाइडेड बाई 20%, इट वुड गिव यू रुपीज 5 lakhs। Now, next, same market value for equity shares. Equity share XYZ लिमिटेड में इक्विटी शेयर वालों को हमने 80,000 दिया है ना। अगेन ये इस 80,000 को वो अज्यूम करेंगे कि 20% है। दिस 80,000 डिवाइडेड बाई 20%, दिस वुड गिव यू रुपीज 4 lakhs। यहां पर वैल्यू ऑफ द फर्म 5 लाख है, वहीं पर XYZ लिमिटेड में वैल्यू ऑफ द फर्म 6 lakhs है। ओके, बट सर प्रोपोजिशन 1 में बताया गया था कि आप कैपिटल स्ट्रक्चर जैसा भी बनाएं वैल्यू ऑफ द फर्म तो सेम आता है ना, बट यहाँ तो सेम नहीं हुआ। कुछ गलती है क्या? नहीं, कुछ गलती नहीं है। मॉडिग्लियानी मिलर ने जो मार्केट में एक्चुअली ये एग्जिस्ट करता है इसे आइडेंटिफाई करवाया। उन्होंने आइडेंटिफाई ये करवाया कि मार्केट में 2 तरह के लोग हैं जो पैसे लगाते हैं। एक होते हैं इन्वेस्टर्स जो पैसे लगा करके भूल जाते हैं लंबे वक्त के लिए। उन्होंने किस कंपनी में शेयर्स खरीदा है, ठीक है आज खरीदें और वो छोड़ देते हैं उस कंपनी में, ठीक है आराम से 15 साल बाद, 20 साल के बाद, 10 साल के बाद, मतलब जितने लंबे वक्त के बाद भी फॉर लॉन्ग, आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो जाकर देखेंगे अच्छा उनके पैसे का क्या पोजीशन है, उनका मतलब ग्रो करके कितना हुआ। पर वहीं पर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो पैसे लगाते हैं जिनको ना शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना होता है। आज अगर वो पैसे लगाएंगे तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कि उनके पैसे जो है ना हफ्ते भर में या 1 महीने में ग्रो कर जाए, ये 2 महीने में, 3 महीने में, साल भर में ग्रो कर जाए, मतलब शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम रादर देन फॉर लॉन्ग टर्म जो ऐसे इन्वेस्टर्स करते हैं, अदर इन्वेस्टर्स। तो जो लोग ऐसे शॉर्ट टर्म एक्सपेक्टेशंस रखते हैं इनको कहते हैं आर्बिट्रेजर्स। और ये मार्केट में जितने भी लोग पैसे लगा रहे हैं ना, लार्ज चंक मेजॉरिटी पीपल जो पैसे लगाते हैं ये आर्बिट्रेजर्स ही होते हैं।
इनका एक ही एम रहता है कि इनको शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना है। तो ये आर्बिट्रेजर्स जो होते हैं ना, इनको बस थोड़ा सा भी अगर फ़ायदा मिल जाए, थोड़ा सा भी फ़ायदा अगर दिख जाता है, तो ये अपना फ़ायदा लेते हैं और एग्ज़िट कर जाते हैं। यहाँ पर फर्म का वैल्यू भले ही आप लोगों को एक कम दिखे और एक ज़्यादा दिखता है, लेकिन ये चीज़ ना आर्बिट्रेजर्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं, बोलते हैं ओके फाइन, तो इस कंपनी में अगर हम हैं तो हमको क्या मिलता है, और इस कंपनी में अगर हम जाएंगे तो क्या मिलेगा, कितना फ़ायदा होगा, तो वो कैलकुलेट करते हैं, वो एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं और स्ट्रैटेजी बना करके वो एग्ज़िट कर जाते हैं। जैसे ही एग्ज़िट करते हैं, वहीं पर दूसरे आर्बिट्रेजर्स जो रहते हैं ना, वो देखते हैं कि अरे यार इसने कुछ किया नहीं, सिर्फ एक कंपनी से दूसरे कंपनी में स्विच किया, शेयर्स, एक कंपनी के शेयर्स बेच करके दूसरे कंपनी का शेयर्स खरीदा और उतने में ही इसका फ़ायदा हो गया। तो यार ये फ़ायदा हम भी कमाना चाहते हैं। ऑब्वियसली हर किसी, जिसको भी ये फ़ायदा दिख जाए, हर कोई कमाना चाहेगा। फिर धीरे धीरे ज़्यादातर लोग एक ही तरफ भागने लगते हैं। मतलब ह्यूमन नेचर, इकोनॉमिक्स हमें पढ़ाता है कि अगर जब सप्लाई ज़्यादा हो जाता है ना, तो उस चीज़ का जो प्राइस है वो डाउन हो जाता है, गिर जाता है, सप्लाई ज़्यादा होने के कारण। तो यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, एक कंपनी का प्राइस गिर जाएगा, वैल्यू कम हो जाएगा। वहीं पर जब ये लोग स्विच करके दूसरे कंपनी में जाएंगे ना, तो किसी भी चीज़ का अगर डिमांड ज़्यादा होने लगता है तो हमको पता है उसका प्राइस बढ़ने लगता है। तो ये इकोनॉमिक्स, सिंपल इकोनॉमिक्स। तो सर इस कंपनी का अगर डिमांड बढ़ने लगे ना, तो इसका प्राइस भी ऊपर हो जाएगा। लेकिन ये कहाँ तक, कब तक? ये तब तक जब तक ये दोनों कंपनी के प्राइसेस बराबर ना आ जाए, इक्विवेलेंट ना हो जाए। जब इक्विवेलेंट हो जाएंगे ना, तो किसी को भी ये कंपनी छोड़ करके, XY छोड़ करके ABC में आने में कोई फ़ायदा नहीं है, या ABC वालों को ABC छोड़ करके XYZ जाने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर वो छोड़ देते हैं। ये ऐसे आर्बिट्रेजर्स जो होते हैं ना, दे लुक फॉर अदर ऑप्शंस, कि कोई तो दूसरी कंपनी होगी ऐसी, हम उसमें पैसा लगाएंगे, हम वहाँ पर ये आर्बिट्रेज करेंगे। तो ये आर्बिट्रेज क्या होता है कि शेयर्स का खरीद बेच, शॉर्ट टर्म, एकदम जल्दी जल्दी, ज़्यादा मतलब ये होल्ड नहीं करते हैं ज़्यादा दिन तक। तो अभी तक जितने भी मॉडल, जितने भी अप्रोचेस बनाए गए थे कैपिटल स्ट्रक्चर्स में, लोगों को ये चीज़ मार्केट में एग्जिस्ट करता था लेकिन कोई आइडेंटिफाई नहीं कर पाया था, जो कि मोडिग्लियानी और मिलर फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किए और बोले कि जो दिखता है ना एक्चुअल में होता नहीं है, ये होता कुछ और ही है मार्केट में। तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया और इसी चीज़ को फिर प्रूव किया। तो अब हम इसी चीज़ को प्रूव करना सीखेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे बोला जाएगा कि आप इस चीज़ को जस्टिफाई करें, डिस्कस करें, या फिर इसको प्रूव करें, डिस्क्राइब करें। तो हम अभी ये चीज़ डिस्क्राइब करना चाहते हैं। चलिए एक अज्यूम करते हैं, एक केस अज्यूम करते हैं कि ना, चलिए अब यहाँ पर आर्बिट्रेज प्रूव करते हैं हम लोग। और आर्बिट्रेज प्रूव करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एक आर्बिट्रेजर है जिनका नाम है से करीना। ये जो करीना है, इनके पास XYZ लिमिटेड में से 15% शेयर्स हैं इनके पास। करीना होल्ड्स 15% शेयर्स ऑफ XYZ लिमिटेड। Now, by holding 15% shares in XYZ Limited, इनको यहाँ पर क्या मिल रहा है, पहले वो देखते हैं। So here Kareena is, and she is the holder of equity shareholders. She is among the equity shareholders। और इनको क्या मिलेगा, इनको 15% ऑफ 80,000 इनको मिलेगा इनका रेवेन्यू। क्योंकि जो भी रेवेन्यू होता है वो रेवेन्यू हम किसको बांटते हैं, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स जो होता है वो कौन ले लेते हैं, ये सारा पैसा जाएगा इक्विटी शेयर होल्डर्स को। क्योंकि हम लोग बेसिक अजम्पशंस में ये बताया जाता है कि जो जितना भी पैसा कमाया जाएगा ना, वो सारा 100% पे आउट हो जाएगा, डिविडेंड पे आउट जो होगा वो 100% रहेगा। सो ये 80,000 पूरा का पूरा पैसा विदाउट रिटेनिंग एनीथिंग
सारा इक्विटी शेयर होल्डर्स को बांट दिया जाएगा। अब हमारे पास एक आर्बिट्रेजर का हम एग्जांपल लेकर चल रहे हैं जिनके पास 15% शेयर्स हैं। तो ये क्या करेंगे, ये अपना 15% शेयर्स से पहले कैलकुलेट करेंगे कि हमको कितना मिल रहा है। अच्छा ठीक है, सपोज मानते हैं कि प्रॉफिट जो है, सपोज क्या प्रॉफिट कितना है 80,000 है। तो करीना को एट प्रेजेंट लेवर्ड कंपनी में 15% का प्रॉफिट मिल जाएगा 80,000 का। सर 15% ऑफ 80,000 कितना होता है, रुपीज 12,000। तो करीना को अभी 12,000 रुपीज़ मिल रहा है प्रॉफिट में से ना। अब इनके दिमाग में ना एक आइडिया आया, ये अब स्ट्रैटेजी बनाने लगी। इनके दिमाग में आया कि अगर हम इस कंपनी के 15% शेयर्स जो है हम बेच दें, ठीक है, और सेम रिस्क वाले कंपनी में, जो कि यहाँ पर दूसरा ऑप्शन यहाँ पर हम लोगों ने लिया था ABC जो अनलिमिटेड है, इसमें अगर हम पैसा लगाएं तो क्या हमारा फ़ायदा होगा या नुकसान। तो हम लोग क्या करेंगे ना, करीना जो है ये अप्रोच करती है कि अच्छा ठीक है, जिन लोगों को इसके बारे में आइडिया उन लोगों को अप्रोच करते हैं। तो वो जाती हैं और आप लोग को किसी को अप्रोच करती है, आप लोग में से किसी को। तो आप लोगों का काम होगा कि आप ना इनको सजेस्ट करें कि क्या इनको स्विच ओवर करना चाहिए या नहीं। इनके लिए एक स्ट्रैटेजी बनाएं आप पहले। तो हम वो स्ट्रैटेजी सीखेंगे यहाँ पर कि आर्बिट्रेज का स्ट्रैटेजी होता क्या है। तो हम पहले इस कंपनी को आइडेंटिफाई किए, इसके बाद हम चेक करते हैं कि पहले हम उसमें बेचेंगे तो हमको मिलेगा क्या, पहले वो देखते हैं। तो अगर करीना सेल्स ऑफ हर शेयर्स इन XYZ लिमिटेड, तो उनको कितना मिलेगा। तो उन XYZ लिमिटेड का शेयर्स जो है 4 लाख है फिलहाल, अभी मार्केट वैल्यू कितना है 4 लाख। 4 लाख का 15% मिल जाएगा करीना को। तो करीना वुड गेट बाय सेलिंग ऑफ ऑल हर शेयर्स, तो इक्विटी बेच करके शी वुड गेट 4 लाख रुपीज़ का 15% जो होगा 60,000 रुपीज़। अच्छा ठीक है। एक अजम्पशन था जो मॉडिग्लियानी मिलर ने लिया था, अजम्पशंस में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि फाइनेंशियल मार्केट जो होगा ना वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव होगा, परफेक्ट रहेगा। तो परफेक्ट कहने का क्या मतलब था, वहाँ कहने का ये मतलब था कि सारे लोगों को सारी चीज़ के बारे में पता है, ठीक है। यानी कि बैंक या डिबेंचर होल्डर्स अगर लोन दे रही है किसी कंपनी को, तो उनको ये भी पता है कि भाई इनका शेयर होल्डर्स कौन कौन है, हम इनडायरेक्टली उनको ही दे रहे हैं। कंपनी को लोन देने का मतलब क्या हुआ कि हम कंपनी को लोन नहीं देते हैं, कंपनी के ओनर्स को हम लोन देते हैं। और कंपनी के ओनर्स हैं कौन या कौन होते हैं, ये जितने इक्विटी शेयर होल्डर्स जो होते हैं ना, यही तो एक्चुअल ओनर्स हैं। तो क्या हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये जो जितने भी डिबेंचर होल्डर्स हैं या फिर बैंक्स हैं, ये जो लोन दे रही हैं, तो ये किनको दे रही हैं लोन, कंपनी को नहीं, शेयर होल्डर्स को। या फिर अदर वे अराउंड हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो लोन्स है ये बिलोंग्स टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, जो वही खुद अपने नाम पर लेकर थे कंपनी में, ऐसा भी बोल सकते हैं क्योंकि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है ना, तो हो सकता है ये पॉसिबल। तो हम यही अजम्पशन, ये इनका अजम्पशन है, हालांकि इन्होंने अपने फ्लॉ को खुद आइडेंटिफाई किया। इसके बाद ना नेक्स्ट स्टेप में हम लोग विथ टैक्स वाले फॉर्म में जब जाएंगे तो हम इस चीज़ को देखेंगे और इस चीज़ को क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने अज्यूम किया कि जो डेट है ना, उस डेट का भी 15% इनको मिलेगा, ठीक है भाई। तो इनका डेट कितना था, तो मार्केट वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स वो 2 लाख। तो 2 लाख का 15% अगर हम निकालें तो इट कम्स अप टू 30,000। Therefore, if Karina sells of her shares, तो उनको कितना मिलेगा, टोटल 90,000 मिलेगा। रिमेंबर ये डेट है जो करीना के नाम पर है,
करीना को इस डेट का इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। कितना इंटरेस्ट था डेट? 10% ना, ये 10% डेट है, ये अजम्पशन है। हालांकि आप ऐसा रियल मार्केट में हम जाएंगे ना तो ऐसा होता नहीं है, फिर भी उन्होंने ऐसा अज्यूम किया है तो हम भी ये मान करके चल रहे हैं, क्योंकि हमको प्रूव करना है, देखना है कि वो जो उन्होंने कहा है वो सच में सही है या नहीं। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है कि करीना को अभी 12,000 मिल रहा है। इफ शी सेल्स ऑफ ऑल हर होल्डिंग्स तो उनको कितना मिलेगा? 60,000। और अजम्पशन के तहत डेट भी उनको मिलेगा, तो डेट 10% डेट उनका हुआ 30,000। सॉरी 15% डेट है, अब इंटरेस्ट बियरिंग रेट 10% है, so 15% of this 2 lakh is 30,000, so all together करीना will get 90,000। अब ये 90,000 रुपए का ना करीना के दिमाग में आएगा, अच्छा ठीक है, हम इस 90,000 का क्या करते हैं कि अगर ये पूरा का पूरा 90,000 का ना अगर हम ABC लिमिटेड के शेयर्स खरीद लेते हैं तो हमको कितना फ़ायदा होगा या कितना नुकसान, क्या मिलेगा हमको, तो पहले हम वो देखते हैं, वो चेक करते हैं। तो इस 90,000 रुपए से अगर XYZ में, सॉरी ABC लिमिटेड में अगर करीना शेयर्स खरीदती हैं तो कितना % शेयर्स उनको मिलेगा इफ़ शी गोज़ फॉर ABC लिमिटेड। तो इस 90,000 रुपए का पूरा शेयर्स अगर वो खरीद लेती हैं, और ABC लिमिटेड में हम लोगों ने देखा था कि टोटल इक्विटी था और वो मार्केट वैल्यू भी वही था, वैल्यू ऑफ द फर्म भी, तो 5 लाख रुपए में 90,000 रुपये का अगर हम शेयर्स खरीद लें तो हमको कितना % होल्डिंग मिल जाएगा? सर अगर हम इसका शेयर्स खरीद लें तो इट कम्स अप टू 18%। ओके, तो अगर हम इस 90,000 अपने XYZ लिमिटेड का सारा शेयर्स बेच दें, सारा पैसा ले लें, तो हमको 90 मिलेगा, और इस 90 से हम ABC लिमिटेड में शेयर्स खरीद लें तो हमको 18% शेयर्स मिल जाएगा ना। 18% शेयर्स मिलने का मतलब ये हुआ कि जो अर्निंग्स है ABC लिमिटेड में वो 18% शेयर्स भी हमारा हो जाएगा, उसमें भी 18% हमको मिलेगा, तो हमको प्रॉफिट इन ABC लिमिटेड करीना को कितना मिलेगा? तो करीना को ABC लिमिटेड में ABC लिमिटेड का प्रॉफिट हम लोगों ने निकाला था, इट वाज 1,50,000, sorry no, it was 1,50,000, it was 1 lakh, yes I remember, it was 1 lakh, yes। तो उस 1 लाख में 18% मिलेगा करीना को, so she would get 18% of profit available to equity shareholders या फिर earnings after tax, which comes up to ₹18,000। अच्छा, लेकिन ये पूरा पैसा उनका नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि कुछ डेट वो कैरी कर रही हैं, डेट से लिया हुआ पैसा भी इस बिजनेस में लगा दी है, तो जहाँ का भी ये डेट होगा उनको तो इंटरेस्ट भी पे करना है। अच्छा, कितना इंटरेस्ट पे करना है? सो इट वॉज अ 10% इंटरेस्ट बेयरिंग इन डेट, तो 10% ऑफ 30,000 कितना होता है? 10% ऑफ 30,000 3,000, तो इंटरेस्ट ऑन डेट इनको देना पड़ जाएगा 3,000। तो इनका नेट कितना बचेगा? 15,000। ओके, फिलहाल उनको कितना मिल रहा है? फिलहाल करीना इज गेटिंग 12,000। अगर वो अपने सारे शेयर्स को बेच दे, डेट जो है वो भी अगर कैरी कर लें, और वो पैसा अगर हम ABC लिमिटेड में लगा दें, कुछ नहीं करना हमको, सिर्फ क्या करना है, शेयर्स बेच देना है और दूसरे कंपनी में शेयर्स खरीद लेना है। तो एक तरफ का शेयर्स बेच करके दूसरे शेयर्स खरीदने को आर्बिट्रेज कहते हैं। तो अगर इसको टेक्निकल टर्म से बोला जाए तो करीना अगर आर्बिट्रेज करती हैं तो उनका कितना फ़ायदा हो जाएगा? 12,000 की जगह उनको कितना मिलेगा? 15,000। 12 की जगह उनको 15,000, यानी कि कुछ नहीं करना, सिर्फ आर्बिट्रेज करने से ही उनका 3,000 का फ़ायदा। तो
अगर हम लोग को सजेशन देना होगा तो हम करीना को बोलेंगे ओके करीना आपका फ़ायदा आप ले लीजिए। तो करीना जो है ना आर्बिट्रेज करके वो XYZ लिमिटेड से ABC लिमिटेड में आ जाती हैं। जैसे वो मूव करेंगे ना तो खबर फैलने लगता है, लोगों को पता चलने लगता है ओके फाइन कि इस कंपनी से अगर हम दूसरे कंपनी में जाते हैं ना, ये फलाना कंपनी है उसमें अगर हम जाते हैं तो हमारा इतना फ़ायदा हो जाएगा। सिर्फ मूव करने में, बेच कर खरीदने में ही फ़ायदा है अपना, कुछ नहीं करना। इस बार तो वेट भी नहीं करना हमको, सिर्फ इधर बेचेंगे दूसरी तरफ खरीदेंगे, हमारा फ़ायदा हो गया। तो ये खबर ना आग की तरफ फैलने लगती है, लोग XYZ लिमिटेड का शेयर्स बेचने लगेंगे और मूव करने लगेंगे ABC लिमिटेड में। तो XYZ लिमिटेड के जो शेयर्स हैं ना मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगा। अगर अचानक से सप्लाई जब ज़्यादा बढ़ने लगता है ना, तो इकोनॉमिक्स में हमें पढ़ाया जाता है डिमांड सप्लाई वाले कॉन्सेप्ट में कि सप्लाई बढ़ने से प्राइसिंग जो है घट जाता है, कम हो जाता है, तो वैल्यू ऑफ द फर्म विल गो डाउन। तो ये जो 6 लाख का जो वैल्यू अभी हम देख रहे हैं ना, ये 6 लाख में नहीं रहेगा, ये रिड्यूस होता चला जाएगा 595, 590, 585 समथिंग, ये जस्ट एग्जाम्पल बता रहे हैं, वो धीरे धीरे डाउन होता चला जाएगा। वहीं दूसरी तरफ यही शेयर होल्डर्स जब मूव करेंगे ना ABC लिमिटेड में, तो दे वुड डिमांड फॉर द शेयर्स ऑफ ABC लिमिटेड। तो अचानक से जब हमको ये पता है कि सेम इकोनॉमिक्स में हमें डिमांड सप्लाई में पढ़ाया जाता है कि जब डिमांड बढ़ता है ना, तो डिमांड के साथ साथ प्राइस भी बढ़ने लगता है। प्राइस बढ़ेगा शेयर्स का, डैट मीन्स ये वैल्यू ऑफ द फर्म भी बढ़ने लगेगा। तो धीरे धीरे ये बढ़ने लगता है। कब तक? तो ऐसे करके जैसे जैसे शेयर होल्डर्स यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, XYZ लिमिटेड से ABC में आ रहे हैं, XYZ से ABC में आ रहे हैं ना, तो ये धीरे धीरे डाउन होने लगता है और ये राइज करने लगता है, तब तक जब तक ये दोनों इक्वल ना हो जाए, जब तक ये दोनों इक्वल ना हो जाए। द मोमेंट वैल्यू ऑफ द फर्म ऑफ ABC इज इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ द फर्म ऑफ XYZ आर इक्वल, तो ये आर्बिट्रेजर्स रियलाइज कर लेते हैं कि मूव करने में कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हम इस कंपनी का शेयर्स बेच कर दूसरे में जा रहे हैं, सो आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग, जो अभी है वही रहेगा, सो इट स्टॉप्स। तब ये रुक जाता है ये दोनों। क्या पहला प्रोपोजिशन यही था MM मॉडल में? हाँ, यही बताया गया था कि आप अगर लिवर्ड फर्म या अनलिवर्ड फर्म सेम रिस्क कैटेगरी के हैं तो वैल्यू ऑफ द फर्म रिमेन्स सेम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों फ़र्क नहीं पड़ता? हम लोग वैल्यूएशन में तो हम लोगों ने देखा था ये ज़्यादा है, ये जस्ट बिकॉज ऑफ आर्बिट्रेज, कि ये जो आर्बिट्रेजर्स जो होते हैं ना, इनके वजह से ये इक्वेट कर जाता है। फिर बाद में ये जब बेच करके इसमें आ जाते हैं तो ऐसा नहीं कि बैठे रहते हैं, फिर दे अगेन लुक फॉर सम अदर कंपनीज सेम रिस्क कैटेगरी के, कि अच्छा ठीक है अगर हम कहीं और मूव करते हैं तो हमारा फ़ायदा है कि नहीं। सो अगर प्रैक्टिकल लाइफ में आप लोग ये करना चाहते हैं तो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए थोड़ा सा आपको स्किलफुल होना ज़्यादा ज़रूरी है और ये सीखना ज़्यादा ज़रूरी है, सो डैट यू कैन आइडेंटिफाई कि अच्छा ठीक है ये सारे जो हैं एक रिस्क कैटेगरी वाली कंपनी है, हम इसमें स्विच ओवर कर सकते हैं, किस में डेट कॉम्पोजिशन ज़्यादा है, किस कंपनी में लिवरेज कम है। तो इन चीज़ों को जान करके समझ करके एनालाइज करके कर सकते हैं। हाँ, फ़ायदा होता है, ऐसा नहीं है कि फ़ायदा नहीं होता है। तो मॉडिग्लियानी मिलर ने विदाउट टैक्स वाले मॉडल में यही चीज़ बताया है। तो इस चीज़ों को इन्हीं सारे इन्फॉर्मेशन को आपको ना अपने वर्ड्स में फ्रेम करके आपका आंसर्स में प्रूव करने होंगे। तो अब तक हम लोग ये देखे हैं कि किस तरह MM अप्रोच विदाउट टैक्स में अपने प्रोपोजिशंस बताएं और उन्होंने प्रूव भी किया। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम उन लोगों को खुद ये रियलाइज़ होने लगा और क्रिटिसिज्म मार्केट से आने के बाद उनको ये समझ में आ गया कि ये आर्बिट्रेज जो है ना, दिस इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट इट्स नॉट पॉसिबल। जो मॉडल वो समझा रहे थे कि विदाउट टैक्स है, कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है। हालांकि मार्केट में ट्रांजैक्शन कॉस्ट होता है, यानी आप एक शेयर्स बेच करके दूसरे शेयर्स आप खरीदेंगे तो आपको कुछ ब्रोकरेज पे करना होता है। ये जो ब्रोकरेज जाता है ना, तो ये बड़ा माइनर सा प्रॉफिट होता है, उसमें ब्रोकरेज में अगर कट जाए तो आर्बिट्रेजर का कुछ बचेगा ही नहीं। तो फाइनली इन चीज़ों को कंसिडर करने के बाद
कि हाँ नहीं मार्केट में टैक्स भी है, अगर टैक्स भी कटता है तो कंपनी को एक तरफ से फ़ायदा भी होता है। कैसे कंपनी को इस तरह से फ़ायदा होता है कि जो डेट पर हम जितना कॉस्ट हम प्रपोज करते हैं, ठीक है फाइनलाइज करते हैं कि 10% इंटरेस्ट दिया जाएगा, लेकिन उतना देते नहीं है। एक्चुअल में जब इफेक्टिव रेट होता है वो कुछ और ही होता है, क्योंकि टैक्स बेनिफिट मिल जाता है कंपनियों को। तो यहाँ पर ये दो चीज़ होने के बाद जब इनको आइडेंटिफाई किया गया ना, इन लोगों ने देखा कि नहीं ये भी दो चीज़ है, तो उन्होंने अपने खुद की थ्योरी को वापस से अमेंड किया और इन द ईयर 1963 एमएम थियरी, एमएम अप्रोच वाज मॉडिफाइड और उन्होंने विथ टैक्स मॉडल निकाला। विथ टैक्स मॉडल में उन्होंने बताया कि वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म और वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म में थोड़ा सा फर्क होता है। थोड़ा फर्क होगा, कितना फर्क होगा? वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म जो होगा ना वो हमेशा ज़्यादा होगा वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म से। वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म यानी जिसमें सिर्फ इक्विटी है, उन फर्म्स की अगर हम वैल्यूएशन निकालें, वैल्यूएशन करें, तो जितना भी आएगा ना, और जो फर्म्स लिवर्ड हैं जिनमें डेट का यूज़ किया गया है, लेवरेज किया गया है, उन फर्म्स की अगर हम वैल्यूएशन करेंगे तो जो डिफरेंस होता है ना, ये डिफरेंस नथिंग बट द टैक्स बेनिफिट। तो उन्होंने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया और दोबारा से लिखा कि सपोज यहाँ पर हम लोगों ने अज्यूम किया कि दो कंपनियाँ हैं, एक कंपनी जी एंड दूसरी कंपनी इज यू। जी इज लिवर्ड कंपनी, यू अनलिवर्ड कंपनी। तो वैल्यू ऑफ जो लिवर्ड कंपनी है ना जी विल बी इक्वल्स टू द वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड कंपनी प्लस टैक्स बेनिफिट, क्योंकि जो वैल्यू ऑफ लिवर्ड कंपनी है ना ये ज़्यादा होती है अनलिवर्ड कंपनी के वैल्यू से विथ बाय द वैल्यू ऑफ टैक्स बेनिफिट। यानी कि अगर हम अनलिवर्ड फॉर्म में टैक्स बेनिफिट ऐड कर दें तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। पहला प्रोपोजिशन यही था। नाउ गो टू द नेक्स्ट वन। इन्होंने ये भी बताया कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी इन लिवर्ड फर्म जो होगा वो कैसे कैलकुलेट करें। एक्चुअली जब डेट बढ़ता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स अज्यूम करते हैं, वैसा परसीव करते हैं कि उनका रिस्क बढ़ रहा है, और अगर रिस्क बढ़ेगा तो उनको ज़्यादा रिटर्न चाहिए, हाई रिटर्न। तो कितना रिटर्न चाहिए? तो उन्होंने कुछ इस तरह से फॉर्मुलेट किया कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऑफ जी यानी लिवर्ड फर्म, जी है ना लिवर्ड फर्म, will be equals to cost of equity of unlevered firm plus difference of cost of equity in unlevered firm minus cost of debt multiplied by debt equity ratio। तो इस तरह से उन लोगों ने फॉर्मुलेट कर दिया फिर से एक और फॉर्मूला कि भैया कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है ना वो ऐसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। ओके, और वेटेड एवरेज कॉस्ट यानी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ लिवर्ड कंपनी को उन्होंने कुछ इस तरह से फ्रेम किया। सो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ लिवर्ड कंपनी यानी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ जी, लिवर्ड कंपनी हम लोगों ने जी सोचा है, तो जी के लिए अगर हम ओवरऑल कॉस्ट निकालें तो कुछ इस तरह से निकलेगा। बाकी सारे अजम्पशंस सेम थे, बस इसमें जो जिन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट किया गया वो था टैक्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसी मतलब ये माइनर सी चीज़ है, इन चीज़ों को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे और फिर हम समझते हैं। नाउ अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिससे हम प्रूव करेंगे कि एमएम अप्रोच विथ टैक्स में जो बताया गया है वो हाइपोथेसिस राइट है या रॉन्ग है। ऑब्वियसली रॉन्ग नहीं है, बिकॉज द थ्योरी इज propounded by MM Modigliani and Miller। तो जस्ट वी नीड टू प्रूव इट, देखते हैं हमसे हो पाता है या नहीं होता। ओके, तो हम जानते हैं कि EBIT
यहाँ पर जो दो इन्फॉर्मेशन दिया गया है दो कंपनी के बारे में, ए लिमिटेड एंड क्यू लिमिटेड। ईबीआईटी इन दोनों कंपनी की सेम है, 1,00,000 रुपए 1,00,000 रुपए। एक में डेट है और एक में डेट नहीं है, यानी कि ये लेवर्ड फर्म है क्यू लिमिटेड एंड ए लिमिटेड इज अनलेवर्ड फर्म। ओके, यानी कि इसमें गियरिंग है, ये नॉन गियरिंग। कैपिटलाइजेशन रेट सेम है, क्योंकि हम लोगों ने अजम्पशन में देखा था जिसमें बताया गया था कि सेम रिस्क वाले कैटेगरी है और कैटेगरी से ये बिलोंग करेंगे, और जो एक्सपेक्टेशंस ऑफ द शेयर होल्डर्स विल बी होमोजीनियस। तो 10%, तो इसमें भी 10%। अच्छा, ये विथ टैक्स मॉडल है, तो इसमें टैक्स रेट हम लोगों ने इंक्लूड किया है 30%। नाउ लेट्स कैलकुलेट फॉर बोथ वैल्यू ऑफ द फर्म फॉर बोथ द केसेस। तो हमको ये समझ में आएगा कि ये डिफरेंस है किसका। ओके, ईबीआईटी अगर 1,00,000 रुपए है ए लिमिटेड के लिए, बी के लिए भी सेम। एक काम करते हैं, पहले ए के लिए करते हैं, जो हमें बताया गया पहले हम वो करेंगे, हम लास्ट में वेरीफाई कर लेंगे प्रूफ वेदर वी हैव डन इट राइट और रॉन्ग। ईबीआईटी 1,00,000 है, जिसमें हमें इंटरेस्ट माइनस करना होता है, जो कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ब्लैंक। सो आपका ईबीटी 1,00,000 रह गया। फाइनली इसमें से हम टैक्स माइनस करते हैं। टैक्स रेट क्वेश्चन में दिया गया था 30%, जो कि हुआ आपका 30,000। फाइनली आपके पास जो प्रॉफिट बचा, दैट इज अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, या इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। तो इसमें अर्निंग्स आफ्टर टैक्स इज 70,000, यानी ये मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। और हमको पता है कि इस ये जैसे अनलिवर्ड फर्म है, इसमें डेट है नहीं, तो जो भी कॉस्ट मेरा इक्विटी का होगा वही मेरा ओवरऑल कॉस्ट होता है, कॉस्ट ऑफ द फर्म होगा। ओके फाइन, तो इसमें हम वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं वैल्यू ऑफ द फर्म? तो इसमें वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म जो निकलेगा वो हो जाएगा आपका 70,000 divided by 10%, which is the cost of equity as well as overall cost of the firm, which comes up to 7 lakh। तो यहाँ पर बताया गया कि अनलिवर्ड फर्म का जो वैल्यू आया वो आया 7 लाख। नाउ हाउ डू वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म? तो प्रोपोजिशन 1 में बताया गया था कि वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म प्लस टैक्स बेनिफिट। यही है। ओके, लेट्स चेक इट। तो सर उस हिसाब से ना यहाँ पर वैल्यू ऑफ लिवर्ड फर्म हमारा आना चाहिए वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म, यानी ₹7 लाख प्लस टैक्स बेनिफिट ऑन व्हाट? तो यहाँ पर ना उन लोगों ने बड़ा सिंपल से बताया गया है कि जो भी आपका डेट है ना, डेट मल्टीप्लाइड बाई टैक्स रेट कर दीजिए। तो डेट आपका है 2.5 लाख multiplied by tax rate is 30%. This comes up to 7 lakh plus 75,000, यानी वैल्यू ऑफ अनलिवर्ड फर्म 7,75,000, यानी वैल्यू ऑफ ए, यस, और ये हो गया वैल्यू ऑफ क्यू। वैल्यू ऑफ द फर्म क्यू इज 7,75,000। ये 75,000 जो एक्स्ट्रा मिला है ना, इसका जो वैल्यूएशन, दिस इज नथिंग बट द टैक्स बेनिफिट। लेट्स वेरीफाई इट फ्रॉम लेवरेज पॉइंट ऑफ व्यू। हम लोगों ने लेवरेज चैप्टर में पढ़ा है कि सर ईबीआईटी इज 1 लाख। ओके, यहाँ से हम जस्ट वेरीफाई कर रहे हैं कि हम लोगों ने सही पढ़ा। ये तो हमारा अब तक जो पढ़ा था ये थ्योरी है, ये थ्योरी में बताया गया है ना। अब जो कर रहे हैं ना, ये जस्ट आप लोगों को प्रूव करने के लिए, समझाने के लिए कि क्या ये जो किए हैं ना, ये सही किए हैं या गलत किए हैं। तो 1,00,000 रुपए में से ईबीआईटी अगर हमारा 1,00,000 है, तो उसमें से हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे। जैसे कि ये लिवर्ड फर्म है, तो लिवर्ड फर्म में 2.5 लाख रुपए के ऊपर 10% इंटरेस्ट देना होगा। सॉरी, नॉट दिस वन, ये वाला 10%, जो डेट के ऊपर 10% है। तो 2.5 लाख का 10%
अगर हम माइनस कर दें तो आपका अर्निंग्स बिफोर टैक्स 75,000 हो जाएगा। 75,000 का 30% अगेन आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। सो दिस कम्स अप टू 22,500 और आपका अर्निंग्स आफ्टर टैक्स हो गया 52,500। ओके, तो सर कैपिटलाइजेशन रेट से अगर हम डिवाइड कर दें तो वैल्यू ऑफ इक्विटी जो सो फार हम लोग पढ़े हैं, वैल्यू ऑफ इक्विटी हो जाएगा 52,500 डिवाइडेड बाई 10%, तो 5,25,000। अच्छा, वैल्यू ऑफ डेट हम लोगों को पता है, क्वेश्चन में दिया गया है 2,50,000 और वैल्यू ऑफ फर्म इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेट, तो 5,25,000 प्लस 2,50,000 अगर हम जोड़ दें तो ये हो जाता है 7,75,000। क्या अब तक यही पढ़े थे? नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ट्रेडिशनल, थोड़ा अगर हेजी भी याद हो तो जिनको याद ना हो वो जाकर रिवाइज कर लें, या फिर आप दूसरे वीडियोस हैं, वीडियोस में जाके आप लोग जैसे ही अपलोड होता है वो आप लोग वहाँ चेक कर लें, वहाँ पे ये चीज़ पढ़ाया गया है तो आप वहाँ से मैच कर सकते हैं, वेरीफाई। तो हम लोगों ने ना जो हाइपोथेसिस फिर ये वाला पोर्शन जो है ना, इतना जो हम लोगों ने किया है ये सारा हम लोगों ने अपने एंड से किया है चेक करने के लिए, क्रॉस चेक कि क्या सच में ऐसा ही होता है क्या। तो हम लोगों ने देखा यस सेम है आंसर। तो दिस वाज ऑल अबाउट मॉडिग्लियानी मिलर अप्रोच। अब इस केस में ना आर्बिट्रेज इज पॉसिबल। अब आर्बिट्रेज करेंगे लोग तो उनका लॉस नहीं होगा, क्योंकि अब यहाँ टैक्स और इंटरेस्ट इंटरेस्ट रेट और फ्लोटेशन कॉस्ट भी कंसिडर किया गया है। दैट्स ऑल, एंड दिस वाज द एंड ऑफ द चैप्टर।